स्टूडेंट्स, मैं राहुल गोस्वामी ज्योग्राफी की इस स्पेशल क्लास में मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। यूनिवर्स की स्टडी करनी है अपने को। क्या होता है यूनिवर्स, इसके बारे में जानेंगे। देखो बेटा, एक चीज और होती है, मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूँ। एक तो ब्रह्मांड अलग चीज होती है और एक खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान में खगोल पिंड, जिसे अपन बोलते हैं कोस्मोस। इन दोनों बिंदुओं के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके पास में ये ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है और यूनिवर्स शब्द का प्रयोग किसने किया सर्वप्रथम, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स, इस शब्द का प्रयोग इस शब्द का सिसरो नामक ग्रीक अथवा यूनानी वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने पाइथागोरस सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मांड के लिए दो शब्द उपयोग में लिए, दो वर्ड, टू वर्ड यूज किए। वो है एक तो यूनि प्लस यूनिवर्स, यूनि प्लस वर्स। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से इन्होंने इसके लिए, ब्रह्मांड के लिए यूनिवर्स शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए क्या है ब्रह्मांड, अपन इसके अंदर किसकी स्टडी करते हैं। तो ब्रह्मांड आपका जो अंतरिक्ष के अंदर पाए जाने वाले वे आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष के अंदर पाए जाने वाले वे आकाशीय पिंड जिनका अध्ययन अपन ब्रह्मांड के अंतर्गत करते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष में क्या क्या पाए जाते हैं, आप जानते हैं कि देखिए पृथ्वी, अंतरिक्ष में पाए जाने वाले पृथ्वी, पृथ्वी क्या है ग्रह, पृथ्वी ग्रह व इससे संबंधित अन्य ग्रह, इससे संबंधित अन्य ग्रह, स्टार का मतलब हो गया तारे, यानी कि सूर्य भी आपका एक तारा है और उसी के समान अन्य तारे, आकाशगंगा जिसको अपन बोलते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा, नेबुला, नेबुला का मतलब हो गया आपके पास निहारिका, निहारिका, और एक और वर्ड यहां यूज में आएगा उपग्रह, यानी कि उपग्रह इसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर अपन उपग्रहों को सैटेलाइट्स। इन सब को सम्मिलित रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो आपके पास में कहां किया जाएगा, ब्रह्मांड के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। पृथ्वी एक क्या है ग्रह, वह इससे संबंधित अन्य ग्रह उपग्रह है, सैटेलाइट्स, स्टार तारे, जैसे सूर्य आपका तारा है, इसी के समान अन्य तारे, आकाशगंगा, आकाशगंगा किसे कहेंगे कि तारों का वह समूह, तारों का यानी कि एक ऐसा गैसों का पुंज जिसके अंदर हजारों लाखों तारे मौजूद होते हैं, उसे क्या बोलेंगे आकाशगंगा। और आकाशगंगा के समान ही होती है निहारिका। अब देखो ये सब एक ही चीज से रिलेटेड है। निहारिका का संबंध आकाशगंगा से आ जाएगा और इसके अंदर आपके पास तारे, उपग्रह और अन्य
ग्रह सम्मिलित संपूर्ण आपके पास जो ग्रह है इन सबको सम्मिलित रूप से अध्ययन कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि यहाँ आपके पास में इन सब का सम्मिलित रूप से अध्ययन ब्रह्मांड अथवा यूनिवर्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो देखिए आपके पास में इन सब का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है। अब देखिए एक वर्ड आया निहारिका, क्या है? निहारिका इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला, इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है कि देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसों का एक सम्मिलित स्वरूप होता है। बहुत सारी गैसों का एक बहुत सारी जो गैसें होती है, जैसे आपके पास में हाइड्रोजन जैसी बहुत सारी गैसें हैं, इनका सम्मिलित स्वरूप है। और इसी को अपन किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं? नेबुला, निहारिका के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और इस नेबुले के अंतर्गत आपके पास में आ जाती है क्या? आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या होती है? तारों का एक विशाल पुंज, जिसके अंतर्गत लाखों तारे एक जगह मौजूद होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा जैसे अपन बोलते हैं ना, दुग्ध मेखला आकाशगंगा, जैसे अपना सूर्य है, पृथ्वी है, जैसे जैसे अन्य उपग्रह हैं, ये सारे आपके दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे, दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे जो आपकी गैलेक्सी है उसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। अब देखिए ये तो आपकी जो स्टडी हो गई वो किसके बारे में हो गई? ब्रह्मांड के बारे में। तो अपन इसके अंतर्गत अपन क्या होता है, देखो इसकी स्टडी जब करेंगे तो आपके पास में क्या क्या चीजों को पढ़ना पड़ेगा, इसको एक टॉपिक बनाकर स्टडी करते हैं कि देखिए ब्रह्मांड का प्रयोग क्या करना है? स्वरूप का अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड का इसके स्वरूप का अध्ययन करेंगे। स्वरूप के अध्ययन के बाद में अपन इसकी उत्पत्ति को दर्शाएंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से सिद्धांत काम में आए, और उसका वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में उसका वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। देखिए तीन चीजें अपन को पढ़नी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसका क्या? स्वरूप अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है ब्रह्मांड। अब इस ब्रह्मांड में किसका अध्ययन किया जाता है, क्या है, इनकी क्या संरचना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। स्वरूप होने के पश्चात अपन पढ़ेंगे इसकी उत्पत्ति, कि उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, उन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से अपन इसकी स्टडी करेंगे। जैसे मैंने आपको बता रहा हूं कि जैसे हब्बल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हब्बल के कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड आपके पास में डॉपलर एक सिद्धांत है, उसकी स्टडी करेंगे। डॉपलर सिद्धांत के माध्यम से अपन बिग बैंग थ्योरी जिसे बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत के रूप में इसकी स्टडी करेंगे। तो बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही अपन लार्ज हाइड्रोक्लोनिक एक वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट बनाया गया था, इसके माध्यम से अपन इसको वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे। तो इस प्रकार अपने पास तीन टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड के अंतर्गत इसका स्वरूप पढ़ेंगे, स्वरूप के अंतर्गत क्या क्या चीजें सम्मिलित की जाती है, फिर इसकी उत्पत्ति की स्टडी करेंगे। उत्पत्ति की स्टडी करने के पश्चात अपन इसकी वैज्ञानिक जो प्रमाण है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी मैं इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा कि एक वर्ड और आता है, वो है आपके पास में खगोल पिंड। क्या होता है खगोल पिंड? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्मोस। खगोल पिंड यानी कॉस्मोस। कॉस्मोस क्या है? खगोल पिंड या कॉस्मोस, देखिए वे आकाशीय पिंड तो सारे ही होते हैं, लेकिन इनका संबंध पृथ्वी पर पाए जाने वाले बायोटिक और अनबायोटिक जैविक और अजैविक पदार्थों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो संबंध होता है, यानी संबंध पाया जाता है, उससे ही अपन क्या बोलते हैं? खगोल पिंड या कॉस्मोस के रूप में उसकी स्टडी करते हैं। तो पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए पृथ्वी, देखिए क्या है, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, वे आकाशीय पिंड
वे आकाशीय पिंड जिनका संबंध, वे आकाशीय पिंड जिनका संबंध डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक, बायोटिक, जैविक का मतलब क्या हो गया, बायोटिक और अजैविक, अनबायोटिक पदार्थों से रिलेशनशिप, संबंध दो का अध्ययन, संबंधों का अध्ययन खगोल पिंड के अंतर्गत यानी कि कोस्मोस किया जाता है, कोस्मोस के अंतर्गत किया जाता है। देखिए, वे आकाशीय पिंड जिनका संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और अनडायरेक्ट रूप से पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैविक और अजैविक, बायोटिक और अनबायोटिक पदार्थों के साथ सीधा संबंध होता है, उन्हें अपन उन पदार्थों को अपन किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, खगोल पिंड या कोस्मोस के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहे हैं सर ये बायोटिक और जैविक और अजैविक ये क्या होते हैं, बायोटिक और अनबायोटिक का रिलेशन कैसे, जैसे जैविक के अंतर्गत अपन सम्मिलित करते हैं जैसे जिसके अंदर जीवन संभव है, कि जिसमें जीव की व्याख्या की जाती है, जैसे प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधे, मानव, पशु, इनसे संबंध हो, इनसे रिलेशनशिप हो, और अजैविक पदार्थ के अंतर्गत मैं आपके सामने सम्मिलित करूंगा पर्वत, पठार और मैदान। इनके साथ जो सीधा संबंध होता है उसका अध्ययन अपन कोस्मोस के अंतर्गत करते हैं। तो इनके साथ चाहे आपके पास में प्रत्यक्ष रूप से संबंध हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से इनका संबंध इस पर डिपेंड होता है, वो आपका खगोल पिंड के अंतर्गत स्टडी करने का कार्य किया जाता है। इस कोस्मोस शब्द का प्रयोग देखिए, इसको नीचे ले लेते हैं। कोस्मोस शब्द का प्रयोग देखिए, वर्ड किसने यूज में लिया, who are you person use the cosmos वर्ड, तो किस व्यक्ति ने सबसे पहले कोस्मोस शब्द का प्रयोग किया, तो 18वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। कहने का मतलब हो गया 1730, ब्रैकेट में मैं आपके पास दर्शा सकता हूं कि 1730 के अंदर कोस्मोस शब्द का प्रयोग क्रिश्चियन वोल्फ ने किया। क्रिश्चियन वोल्फ के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, मैं आपके पास फिर रिपीट करता हूं कि वर्ड क्या है आपके पास में, खगोल पिंड। खगोल पिंड को अपन बोलेंगे क्या, कोस्मोस। कोस्मोस जो आपका वर्ड है, इस वर्ड का जो सर्वप्रथम उपयोग किया था, यानी कि ये वर्ड किसने दिया था, वो आपके पास एक पर्सन है, ज्योग्राफर है। मैं आपको इसको ज्योग्राफर भी बोल सकते हैं या इसको फिलोसफर के रूप में भी इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो ये क्रिश्चियन वोल्फ नामक एक पर्सन है जिसने इस वर्ड का उपयोग 18वीं शताब्दी में बोल दीजिए या 1730 में बोल दीजिए, इस वर्ड का उपयोग किया था। अब देखिए क्या है, मैं आपके पास फिर बता देता हूं कि देखो, इसके अंतर्गत तो संपूर्ण आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड के अंतर्गत तो संपूर्ण आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है।
संपूर्ण आकाशीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। अब संपूर्ण आकाशीय पिंड क्या क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतरिक्ष के अंदर जो पाए जाने वाले जितने भी आपके पास में पिंड है उनका अध्ययन अपन किसके अंतर्गत करेंगे, इस ब्रह्मांड के अंतर्गत करेंगे। जैसे कि मैं आपके पास में एक नाम बता रहा हूँ कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से संबंधित अन्य ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं मैंने आपको पहले बता चुका हूँ लास्ट लेसन के अंदर कि टोटल 8 ग्रह हैं, 172 उपग्रह है। 172 उपग्रह का मतलब हो गया 172 सैटेलाइट्स। इसके अलावा स्टार है, जैसे सूर्य है, इसके समान ही बहुत सारे बड़े बड़े तारे हैं। तारों के अलावा यहाँ पर पाई जाने वाली आकाश गंगा जिसे अपन बोलेंगे गैलेक्सी है, और गैलेक्सी के अलावा आपके पास में निहारिका है जिसको अपन बोलेंगे नेबुला है। इन सब का सम्मिलित रूप से जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन कहाँ कर रहे हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत कर रहे हैं। तो ये तो आपका अध्ययन किसका हो गया, यूनिवर्स की स्टडी हो गई। और यूनिवर्स शब्द का जो प्रयोग किया था वो सर्वप्रथम किसने किया था, सिसरो नामक एक ग्रीक यूनानी भूगोलवेता था, उसके द्वारा सर्वप्रथम पाइथागोरस विधि के माध्यम से इस वर्ड का उपयोग किया था, यूनिवर्स शब्द का प्रयोग किया था। और यूनिवर्स जो शब्द है वो ब्रह्मांड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास में मैंने वर्ड यूज में लिया, आपके पास में क्या आ रहा है, खगोल पिंड। देखिए खगोल पिंड जिसे अपन बोल देंगे कोस्मोस। कोस्मोस क्या है, कोस्मोस शब्द का जो प्रयोग किया था वो क्रिश्चियन वोल्फ के द्वारा सन 1730 में बोल दीजिए या 18वीं शताब्दी के अंतर्गत किया गया था। या तो 1730 बता दीजिए या 18वीं शताब्दी बोल दीजिए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि वो यू क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर्वप्रथम आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से कर दे सकता है कि क्रिश्चियन वोल्फ ने 1730 में या 18वीं शताब्दी में किस वर्ड का उपयोग सर्वप्रथम किया था। तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर बताना है कि कोस्मोस वर्ड का उपयोग किया था, जिसका हिंदी अर्थ होता है खगोल पिंड। इसके बारे में अध्ययन कराया था। अब देखिए ये सारी चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो अपन आगे चलते हैं, क्या चीज है, किस तरीके से किसका अध्ययन करेंगे। तो ये एक ब्रह्मांड के बारे में मैं आपके पास स्वरूप का अध्ययन करा चुका हूं। अब मैं आपके पास में ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट के बारे में स्टडी करवा रहा हूं। देखो ब्रह्मांड सबसे पहले स्टडी करते हैं स्वरूप के अंतर्गत ब्रह्मांड की। तो ब्रह्मांड के सेंटर में किसको माना गया है, देखो सेंटर का मतलब होता है केंद्र बिंदु। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु। ये आपके पास में ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड है। अब इस ब्रह्मांड के केंद्र में सर्वप्रथम किसको प्रयुक्त किया गया, तो देखिए यहाँ पर दो धारणाएं आती है। दो धारणाएं, एक तो आती है कि पृथ्वी को केंद्र में माना गया पहले, यानी कि प्राचीन समय में जब ग्रीक यूनानी भूगोलवेता जो थे उन्होंने जो सेंटर पॉइंट के अंतर्गत जो सम्मिलित किया था वो किसको सम्मिलित किया था, यहाँ पर आपके पृथ्वी को सम्मिलित किया गया था, जिसको अपन बोलते हैं जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के रूप में उसको जानते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट है, ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का सेंटर पॉइंट अपन दो बिंदुओं के रूप में स्टडी करेंगे। एक बार अपन रखेंगे किसको, अर्थ को, अर्थ यानी पृथ्वी। एक बार अर्थ को सेंटर में रखना है और एक बार आपको रखना है किसको, सन, सूर्य को। सन, सूर्य को, इसको सेंटर में रखना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास सन यानी कि इसको सेंटर में रखने का जो वर्क किया गया वो 15वीं शताब्दी के बाद किया गया। 15वीं शताब्दी जो आपके पास में है उसके बाद में इस वर्ड का उपयोग किया गया। लेकिन इससे पहले जो 15वीं शताब्दी से पहले जितने भी ज्योग्राफियर हुए, जैसे कि आपके पास में ग्रीक और रोमन ज्योग्राफियर है 15वीं शताब्दी से पहले के, उन सभी ज्योग्राफियर ने थेल्स से लेकर मैं आपको बता सकता हूँ एनेक्सिमेंडर तक का जो, यानी कि इसी से भी आगे तक के जो ज्योग्राफियर है उन्होंने मैं होमर तक की स्टडी करवा सकता हूँ कि वहां तक की जो ज्योग्राफियर है उन्होंने ये कहा था कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में है वो है आपकी पृथ्वी। पहले ये धारणा मानी जाती थी कि जो आपका ब्रह्मांड है उसके केंद्र में पृथ्वी है और अन्य जो आकाशीय पिंड है वो इस पृथ्वी के क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इस तरीके से इसकी परिक्रमा करते हैं।
अब देखिए, चाहिए आप इसके अंदर सूर्य को मान लीजिए, किसी को भी मान लीजिए, ये सब इस तरीके से इसकी अध्ययन करा रहे थे। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद में, 15वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आए, निकोलस नामक एक ज्योग्राफियर आए, कोपरनिकसन, निकोलस कोपरनिकसन एक ज्योग्राफर आए या साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अध्ययन कराया और अध्ययन के माध्यम से बताया कि पृथ्वी सेंटर पॉइंट नहीं है, पृथ्वी आपके सेंटर पॉइंट नहीं है। अब सेंटर पॉइंट कौन बता रहा है? सन को बताया गया कि सन आपका सेंटर पॉइंट में है और उसके चारों ओर आपके पास में अन्य आकाशीय पिंड क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। तो उसके यानी कि जो सेंटर पॉइंट पहले तो पृथ्वी को माना गया था, बाद के जो ज्योग्राफियर हुए 15वीं शताब्दी के बाद के निकोलस कोपरनिकसन के बाद के जितने भी ज्योग्राफियर हुए, उन्होंने जो सेंटर पॉइंट में सम्मिलित किया, वो किसको किया? वो किया इसको सन यानी कि सूर्य को सम्मिलित किया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं? सौर केंद्रित, यानी कि इसको सूर्य केंद्रित बोल सकते हैं या सौर केंद्रित बोल सकते हैं। इसको सौर का मतलब भी किससे है? सन से। सन सेंटरलाइट केंद्रित। देखिए अब इसको देखो क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको इंग्लिश वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। जियोसेंट्रिक, ये आपकी विधि है। जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। देखिए पृथ्वी को जब अपन सेंटर में लेकर स्टडी कर रहे थे तो इसको बोला गया जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस इसके लिए अध्ययन किया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र में, सेंटर में आपको किसको रखना पड़ा? पृथ्वी को। अब देखिए हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के रूप में जब स्टडी करते हैं तो आपके पास में जो सेंटर में आएगा, वो सेंटर में कौन आएगा? सूर्य आएगा। देखो जियोसेंट्रिक के अंतर्गत स्टडी जब की जाती है तो आपके पास में किसको सम्मिलित करेंगे? पृथ्वी को। कि जितने भी आपके पास ग्रीक और यूनानी भूगोलवेता थे प्राचीन, यानी कि एशियन टाइम के जितने भी आपके पास में रोमन एंड ग्रीक एंड रोमन जो ज्योग्राफर थे, उन्होंने जो ब्रह्मांड का जो सेंटर पॉइंट माना, वो किसको माना? अर्थ को माना। और इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए अन्य आकाशीय पिंडों की भूमिका मानी कि सेंटर में किसको मान लिया? पृथ्वी को। अब देखिए 15वीं शताब्दी में एक ज्योग्राफर आता है निकोलस कोपरनिकसन। इन्होंने, ये यूरोपियन ज्योग्राफर था, यूरोपियन ज्योग्राफर यानी फिलोसफर भी बोल सकते हैं, भूगोलवेता, साइंटिस्ट बोल दीजिए, वैज्ञानिक आपके पास में आ जाता है कोपरनिकसन। कोपरनिकसन ने यह प्रमाणित किया कि सेंटर में आपके पास में कौन नहीं है? अर्थ नहीं है। अब सेंटर में किसको माना गया? सन को माना गया और इस विधि को हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के रूप में जाना गया। अब इस कारण इसको आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता माना। अब आपके दिमाग में बात फिर आएगी कि देखिए मैं आपको यहाँ फिर स्टडी करवा रहा हूं कि देखिए समझिए इसको कि यहाँ 15वीं शताब्दी के अंदर एक ज्योग्राफर आया कोपरनिकसन, एक साइंटिस्ट आया और इन्होंने हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस विधि यानी कि इसके द्वारा यह माना कि जो सेंटर में है आपके पास में वो कौन आएगा? सन आएगा। कि सूर्य जो है वो आपका सेंटर पॉइंट है और ये सेंटर पॉइंट में होने के बाद में अन्य जो आकाशीय पिंड है वो इस सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। अब ये कहाँ का था? कोपरनिकसन कहाँ का था? यूरोपियन ज्योग्राफियर था। और इस कारण इसने जब ये तथ्य प्रमाणित किया तो जिसके कारण इनको आधुनिक
खगोल विज्ञान का क्या माना गया, खगोल विज्ञान का पिता माना गया। अब आपके पास में दिमाग में फिर ये आ रहा है कि प्राचीन कौन है सर, प्राचीन खगोल विज्ञान के पिता। तो देखिए इधर ले लेता हूं, प्राचीन खगोल विज्ञान का पिता, प्राचीन खगोल विज्ञान का पिता, फादर ऑफ एशियन कोस्मो साइंस। तो फादर ऑफ एशियन कोस्मो साइंस के पिता किसको, फादर ऑफ एशियन कोस्मो साइंस किसको माना गया है? तो हु आर यू पर्सन्स ऑफ एशियन फादर ऑफ कोस्मो साइंस। तो देखिए ये माना गया अनेक्सिमेंडर, इनको फादर ऑफ खगोल विज्ञान का, प्राचीन खगोल विज्ञान का पिता के रूप में अपन इनको जानते हैं। देखो आधुनिक खगोल विज्ञान के पिता के रूप में दो व्यक्तियों को जाना जाता है। एक तो आपके पास में आ जाता है कौन, कोपरनिकस, और एक व्यक्ति और है जिसको आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक के रूप में जाना जाता है, वो है केपलर। एक व्यक्ति और आएगा केपलर। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता किसे माना जाता है। तो अगर वैरायटी फर्स्ट दी जाएगी तो वो दी जाएगी कोपरनिकस को। अगर कोपरनिकस ऑप्शन में नहीं है तो आपके पास में दूसरा एक व्यक्ति और आता है जो आधुनिक कोस्मोग्राफी का फादर माना जाता है, केपलर। तो देखिए केपलर, इसको भी आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता माना जाता है। रीजन क्या है, इनको आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता क्यों माना जाता है इनको? तो देखो इन्होंने तो क्या कहा था, इनको तो इसलिए माना जाता है कि सेंटर में आपके पास किसको रख दिया था इन्होंने, सूर्य को। सर्वप्रथम सेंटर में सूर्य को रखने का कार्य किसने किया था, कोपरनिकस ने। अब लेकिन इसकी क्या भूमिका है कि इसको भी आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता माना जाता है। तो इसके पीछे है कि इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियम प्रतिपादित किया था, ग्रहों की गति से संबंधित नियम प्रतिपादित किया, जिसके कारण इनको भी आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता माना जाता है। देखिए मैं आपको फिर आपके पास एक बार फिट करना चाहूंगा कि क्या पढ़ा है आपने। देखिए ब्रह्मांड के अंतर्गत अपन इसको एक खगोल विज्ञान के अंतर्गत पढ़ सकते हैं कि सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर यानी कि सेंटर में अपन किसको रखा गया सर्वप्रथम। तो यहाँ पर दो धारणाएं आई। 15वीं शताब्दी से पहले के जितने भी ज्योग्राफर थे, भूगोलवेता थे, उन्होंने ये माना कि जो पृथ्वी है वो सेंटर में है, यानी कि बीच का पिंड कौन है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के चारों ओर अन्य ग्रह व जो स्टार है, तारे वगैरह है, वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। चाहे आप चंद्रमा को, चाहे आप स्टार को ले लीजिए, सैटेलाइट्स को ले लीजिए या प्लैनेट्स को ले लीजिए, तीनों वर्ड मैं तीनों को बता रहा हूं, ये तीनों किसके चारों ओर परिक्रमा करते थे, ये माना गया पृथ्वी के। लेकिन ये धारणा रही कब, 15वीं शताब्दी से पहले। 15वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ये कहा कि भाइयों आपकी गलत धारणा दे रहे हो कि सेंटर में आपके पास से पृथ्वी नहीं है, सेंटर में कौन है, सेंटर में आपके पास में कौन है, सन है, जिसको इन्होंने शब्द एक रूप में उपयोग किया, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस। हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस इस वर्ड के माध्यम से इन्होंने ये समझाया कि जो सन है, सन सौर केंद्रित मान लीजिए, जो सन है, सूर्य है, वो सेंटर पॉइंट है और अन्य आकाशीय पिंड है वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। जब ये बात रखी तो इस कारण इनको आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता माना गया। जबकि एक और व्यक्ति है जिनको आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता माना जाता है, वो व्यक्ति आपके पास में मैंने आपको बताया केपलर नामक एक व्यक्ति है जिन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित नियमों का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, जिसके कारण इनको
केपलर बोहरे को भी आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता माना जाता है। देखिए अब ये सारी स्टडी हो चुकी है, तो मैं अब आगे आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आपने स्टडी की। क्या क्या आपने स्टडी की, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में आपने क्या माना, ग्रह, ग्रहों की स्टडी की। ग्रह अपन पहले पढ़ चुके हैं, ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह। उपग्रह कितने हैं, 172। स्टार, उपग्रहों को अपन बोल देते हैं सैटेलाइट, और ग्रह को बोलते हैं प्लैनेट्स। स्टार तारे आप जानते हो, स्टार सूर्य भी आपका एक क्या है, तारा है। इसके अलावा आपके पास में एक और वर्ड आया आकाशगंगा, जिससे अपन बोलेंगे गैलेक्सी, तो आकाशगंगा। और उसके बाद में मैं एक वर्ड और यूज में ले रहा हूं यहां पर निहारिका। इन सबका सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे थे अपन किसके अंतर्गत, ब्रह्मांड के अंतर्गत। मैं ये तीनों टॉपिक आपको अच्छी तरह पढ़ा चुका हूँ, ग्रह पढ़ा चुका हूँ, उपग्रह पढ़ा चुका हूँ, और स्टार सूर्य की स्टडी करा चुका हूँ। एक वर्ड आपके पास में दो रह रहे हैं, एक तो आकाशगंगा और एक निहारिका। आकाशगंगा क्या है, सबसे पहले देखते हैं आकाशगंगा। देखिए आकाशगंगा क्या है, तारों का एक विशाल पुंज जिसमें लाखों तारों का सम्मिलित अध्ययन करना आपकी गैलेक्सी या आकाशगंगा कहलाएगी। तो जैसे मैंने आपको बोला मिल्की वे, यानी कि मैं बोल दूं दुग्ध मेखला, इसको इंग्लिश से बोलते हैं मिल्की वे। और इसके अंतर्गत अपन इसका अध्ययन करते हैं, जैसे ये आपकी एक मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा है, और इसका अध्ययन करते हैं सूर्य है, पृथ्वी है, पृथ्वी से संबंधित अन्य 8 ग्रह 7 ग्रह है, अन्य आपके पास में उपग्रह है, सैटेलाइट्स है। इन सबको किसके अंतर्गत रखा गया है, आकाशगंगा के अंतर्गत रखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तारों का एक विशाल पुंज जिसके अंदर लाखों तारे मौजूद होते हैं, वो आपके आकाशगंगा के अंतर्गत इंक्लूड की गई है। इसके बाद में आपके पास में एक वर्ड और आ रहा है, वहां आपके पास में है निहारिका। निहारिका क्या है, देखिए निहारिका का अर्थ समझिए। निहारिका होती है गैसों का विशाल पुंज, इसमें बहुत सारी गैसें होती है, गैसों का बाउंडर माना गया है, और इन गैसों के विशाल पुंज को अपन इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं निहारिका के अंतर्गत। और इस निहारिका का भाग ही होते हैं आपके पास में आकाशगंगा, इसी का पार्ट माना गया है। तो इस प्रकार आपके पास में 3 टॉपिक में आपके पास पहले बता चुका हूं, ग्रह, उपग्रह और स्टार के बारे में सूर्य की स्टडी करवाई, आकाशगंगा मैंने आज बता दी, निहारिका बता दी। ये आपके सम्मिलित रूप से जो स्टडी के लिए यूज में होते हैं, वो कहाँ किए जाते हैं, ब्रह्मांड के अंतर्गत। अब ये देखिए, ये जो जितने भी प्रोडक्ट है, जितने भी आपके पास में ये आपके पास फैक्ट्स है, इनकी स्टडी जब प्रत्यक्ष, यानी कि मैं बोल दूं प्रत्यक्ष का मतलब हो जाएगा डायरेक्ट और अनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जब स्टडी पृथ्वी पर पाए जाने वाले बायोटिक और अनबायोटिक, जैविक और अजैविक पदार्थों के साथ अध्ययन किया जाएगा, तो वो आपके पास में कोस्मोस के रूप में अध्ययन किया जाएगा। और इसके बाद में मैंने आपको बताया कि सेंटराइट क्या है, सेंटर में किसको रखा गया है, ब्रह्मांड के सेंटर के अंदर। तो ब्रह्मांड के यानी सेंटर के अंदर 2 तथ्य मैंने आपको बताया कि 15वीं शताब्दी से पहले के जितने भी ज्योग्राफियर थे, उन्होंने सेंटर में रखा किसको, पृथ्वी को रखा। और 15वीं शताब्दी के बाद के जितने भी ज्योग्राफियर हुए, उन्होंने जो सेंटर में रखा वो किसको रखा, सूर्य को रखा। और सूर्य को रखा था, जिन्होंने पहले पृथ्वी को रखा था, उसे बोलते हैं जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के रूप में जानते हैं, जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस के रूप में जानते हैं। और जब सौर
सौर केंद्रित परिकल्पना का अध्ययन। देखिए बेटा, अपन ने अब तक ब्रह्मांड के बारे में सारी स्टडी कर ली है और ब्रह्मांड के जितने भी मौजूद फैक्टर है उनकी स्टडी कर ली है। अब अपन के पास जो चैप्टर बाकी रह रहा है वो थोड़ा सा बोल रहा है कि अब अपन कल नेक्स्ट क्लास में जो स्टडी करेंगे वो इसकी उत्पत्ति के बारे में करेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत है जिसके माध्यम से इसकी उत्पत्ति मानी गई है और इसकी साइंटिफिक स्टडी यानी कि जो वैज्ञानिक प्रमाण है उसके बारे में जानकारी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अब तक आपके पास में केवल यहाँ इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। जब तक आपको इसके बारे में समूह के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी, आगे की इंफॉर्मेशन के बारे में समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। इस टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से देखें और नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें। और मैं आपको थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आगे मनोबल आगे और बढ़ाने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।